हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद द अनदर लेक्चर। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? हमने सीखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक रिएक्शंस। और हमने ये भी देखा कि कौन से कंपाउंड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे। सो वी ऑब्जर्व दैट ऑल दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन and they may contain some other elements such as oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, selenium, etc. They all will be considered as organic compounds. And also we classified them, the compounds which are only made up of carbon and hydrogens, they are called as hydrocarbons, and the compounds containing carbon, hydrogen and oxygen will constitute the categories such as carbohydrates, acids, alcohols, phenols, and others may be such as ketones, aldehydes, ethers, etc. And the third category where the compounds are made up of carbon and hydrogen along with either nitrogen, phosphorus, sulfur or selenium, etc. So in the next lecture we will be continuing with the same journey and we will see that a molecule of organic compound when we are talking about, जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कंपाउंड कौन कौन से एलिमेंट्स का बना है। तो जब हम उसके एलिमेंट्स को लिखेंगे दैट कॉन्स्टिट्यूट इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसा कि हमने कहा, मान लो हमारे पास कोई एक हाइड्रोकार्बन है C2H6, तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं दैट इज़ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जब हम खाली उसकी बात करें तो वो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। और जब हम बात करते हैं कि उस एक मॉलिक्यूल में वो जो कार्बन है या हाइड्रोजन है उसके कितने एटम्स प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल में, देन इट इज़ कॉल्ड एज इट्स molecular formula. And when we start writing that molecular formula in the form of a structure where the valency of carbon and other elements is satisfied, then it is called as its structural formula. तो हमें पता चला empirical formula क्या है, molecular formula क्या है और structural formula क्या है। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन्स के molecular formula की बात करें तो उसके तो जैसा कि हमने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है C2H6, और हम अगर इसके एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात करें तो वो खाली कार्बन हाइड्रोजन होगा। और अगर हम उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें जिसमें हमने इसको खोल कर लिखा है तो हम उसको उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहेंगे। इसी तरह से अगर हम दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ये मॉलिक्यूल लिखा है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने दिया है C2H6O। अगर मैं इसके एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात करूं, जैसा कि हमने कहा एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें सिर्फ उसके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स के बारे में बताता है, तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा CHO। और जब मैं इसको खोल कर लिखने की कोशिश करूंगी तो मेरे पास ये जो फॉर्मूला बनकर आएगा दिस विल बी कॉल्ड एज इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब अगर मैं कंपेयर करूं इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को C2H6O के और C2H6 के फॉर्मूले को, तो मैं देखती हूं कि मेरे को कुछ इस OH टाइप का एक स्पेशल चीज़ निकल कर बाहर आता है जो कि हाइड्रोकार्बन का पार्ट नहीं है। तो ऐसे ग्रुप्स जो हाइड्रोकार्बन चेन पर लगे होंगे और वो उसकी प्रॉपर्टीज़, हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने में सक्षम होंगे, ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर ये सीखा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, और हमने ये भी देखा कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में हमें कुछ स्पेशल टाइप के ग्रुप ऑफ एटम्स देखने को मिल सकते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स में स्पेशल टाइप के प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, उनको हम फंक्शनल ग्रुप्स कहेंगे। तो अगर मैं इस तरह के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को, जैसा कि हमने पीछे देखा, इस तरह के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को अगर मैं ड्रॉ करना चाहती हूँ कंप्यूटर पे, तो मुझे कुछ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होगी, जिनमें से बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ फ्रीली तो कुछ पेड। मैंने कुछ एक यहाँ पर एनलिस्ट कर दिए हैं। आप कैम ड्रॉ पर भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, कैम स्केच पे कर सकते हो, मार्विन JS पे कर सकते हो, बट याद रहे इसमें से कुछ ही फ्रीली अवेलेबल हैं।
तो अगर हम चलते हैं फर्दर हाइड्रोकार्बन्स पे, अभी हमने क्या कहा कि कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक हाइड्रोकार्बन चेन का बना होगा और उसके साथ वो फंक्शनल ग्रुप जो लगा है जो कि जिसने कि हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया है हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ते ही, जिसको कि हमने फंक्शनल ग्रुप कहा था। तो हमारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेसिकली दो पार्ट्स का बना है, जिसमें एक हाइड्रोकार्बन पार्ट है और एक फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन पार्ट की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं अल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स एंड एरोमेटिक्स। आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। एल्केन्स आर द कंपाउंड्स which represent the formula CnH2n+2. Alkenes, they represent the formula CnH2n. Alkynes represent the formula CnH2n-2. And aromatic compounds are the compounds, अगर हम उनकी इनिशियल डेफिनेशंस की बात करें तो ये वो कंपाउंड है विच गिव सर्टेन टाइप ऑफ अरोमा। अरोमा मीन्स अडर। और अगर हम इसको फर्दर क्लासीफाई करने की बात करें तो हम एरोमेटिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन है, जिसके लिए हमको डिटेल में एक दूसरे पार्ट में जाना होगा। अभी मैं उसको यहाँ पर नहीं ले रही हूँ। अभी मैं जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। और ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो बेसिकली साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं और इनके अंदर बहुत सारे डबल बॉन्ड्स जो हैं ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं। अगर हम इनको फर्दर क्लासीफाई करें तो ये एक सिंगल साइक्लिक एक ही रिंग के बने हो सकते हैं और मैनी रिंग्स के बने हो सकते हैं। जैसा कि हमने इसको क्लासीफाई किया है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक्स, जिनमें एक ही रिंग होगी, एंड वी हैव पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें एक से ज़्यादा रिंग हमें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि नेफ्थलीन है, ये हमारे पास एंथ्रासीन है, ये हमारे पास फिनेंथ्रीन है, एंड दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पेरिलीन। और अगर हम मोनोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो इसको तो आप जानते ही हैं, ये हमारा अपना बेंजीन है। अगर मैं अल्केन्स को भी क्लासीफाई करने की कोशिश करूं तो अल्केन्स हमारे पास एलिफेटिक अल्केन्स हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बन जो है चेन की फॉर्म में प्रेजेंट है, ओपनली प्रेजेंट है। और हमारे पास ऐसे भी अल्केन्स हो सकते हैं जिसमें जो अल्केन्स है वो साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है। नाउ यू नीड टू फाइंड, अब आपको ये फाइंड करना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हाउ द साइक्लोअल्केन्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एरोमेटिक्स। जस्ट यू ट्राई इट एंड राइट इन द चैट बॉक्स। तो अगर हम याद करें अपनी पिछली स्लाइड में तो हमने क्या कहा था, याद करिए। हमने कहा था कि हमारा कोई भी जो कंपाउंड है वो किसका बना होगा, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट का बना होगा और इट मे कंटेन सम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो हमने हाइड्रोकार्बन पार्ट के बारे में जान लिया कि हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या क्या हो सकता है। हाइड्रोकार्बन पार्ट अल्केन, एल्कीन, एल्काइन या फिर एरोमेटिक हो सकता है। तो अगर मैं दूसरी तरह के कंपाउंड बनाना चाहूँ तो मेरे पास क्या जनरल फॉर्मूला आ जाता है, हाइड्रोकार्बन माइनस हाइड्रोजन प्लस फंक्शनल ग्रुप लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ many compounds that you can see in organic chemistry. So just like I am giving some of the examples, अब आपके पास अगर एल्केन है उसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हम उसको बोलेंगे अल्काइल ग्रुप, और हम जनरली उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर ग्रुप से। अब मैंने यहाँ पर एक छोटी सी डंडी लगाई है, ये जो मैंने छोटा सा बॉन्ड लगाया है क्या रिप्रेजेंट करता है ये, दिस रिप्रेजेंट्स कि इसमें से एक H हटा लिया गया है, अब ये ग्रुप बन गया है और इसके साथ कोई ना कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। तो इसी तरह से अगर आप बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, फिनाइल ग्रुप बोलेंगे। और उसको हम कैसे लिखते हैं, PH और फिर ये छोटी सी आप हाइफन लगा सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज दिस PH फॉर फिनोल्फ्थलीन। हम केमिस्ट्री में PH फिनोल्फ्थलीन के लिए भी कई बार लिख देते हैं। इसी तरह से अगर मान लो कोई बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड है मेरे पास, जैसा कि मैंने कहा अगर मेरे पास ये बेंजीन है और इस बेंजीन में से मैंने एक H हटा दिया और मैंने देन दिस ग्रुप विल बी कॉल्ड एज फिनाइल ग्रुप। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि बेंजीन में बी सब्स्टिट्यूटेड एट अदर पोजीशंस ऑल्सो। तो हम इसको, अगर मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, जैसा कि मान लो मेरे पास ऑलरेडी एक ऐसी बेंजीन पड़ी है, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। इसमें से जब मैंने एक हाइड्रोजन निकाला तो ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा, अराइल ग्रुप बन जाएगा। शॉर्ट में हम इसको क्या लिखेंगे, AR।
इसी तरह से अगर मैं साइक्लोएल्केन में से भी एक ग्रुप निकाल लूँ तो वो साइक्लोएल्काइल ग्रुप बन जाएगा एंड वी विल एंड अप विद n नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपको ध्यान रखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड दो चीज़ों का बना है, पेरेंट चेन जो कि हाइड्रोकार्बन की बनी है प्लस सम फंक्शनल ग्रुप। तो हम पता कैसे चलाते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पड़ा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? अभी हम इससे अगली आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप्स कितनी तरह के हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हमें टेस्ट करना है फंक्शनल ग्रुप के लिए तो हम बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिनको हम लैब में परफॉर्म करके पता चला सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और हम एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट जिसको FTIR स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है, जिसका फुल नेम है फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, इसकी हेल्प से भी हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस स्पेक्ट्रोमीटर से जो हमें ग्राफ मिलता है उसको हम FTIR स्पेक्ट्रम कहते हैं और उसमें पीक पोजीशंस को आइडेंटिफाई करके हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप दैट आर अवेलेबल that can be identified are number 1 is the alcohol. So alcohol functional group जो है हमारे पास, alcohol is a functional group represented by OH. Now just check, मैंने फिर से ये एक छोटा सा हाइफन लगाया है, it means इसकी वैलेंसी ऑक्सीजन की सेटिस्फाइड नहीं है, इसको अभी आपने किसी दूसरे हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़कर एक पूरा मॉलिक्यूल बनाना है। तो जो जनरल फॉर्मूला है अल्कोहल्स का दैट इज ROH। इसी तरह से फिनोल्स के लिए अगर मैं बेंजीन रिंग पर OH लगा दूं तो दे मेक अ सेपरेट कैटेगरी कॉल्ड एज फिनोल्स। और फिनोल्स जो हैं वो आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स भी हो सकते हैं और फिनोल्स भी हो सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फंक्शनल ग्रुप है जो कि अल्कोहल्स और या फिर फिनोल्स के जैसा ही दिखता है, जिसमें ऑक्सीजन की जगह पर हम सल्फर लगा देंगे और सल्फर के लिए एक वर्ड है थायो, तो देन इट बिकम्स थायोल फंक्शनल ग्रुप। इट कैन बी कंबाइंड विद अल्काइल ग्रुप। जस्ट रिकॉल, हमने पीछे अल्काइल ग्रुप के लिए R एज अ जनरल अल्फाबेट रखा है और एराइल के लिए AR रखा है। अगला जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इससे और बहुत सारे डेरिवेटिव्स बनाए जा सकते हैं। दिस फंक्शनल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय COOH। अगेन यू कैन कंबाइन इट विद अल्काइल चेन एंड यू कैन कंबाइन इट विद अराइल और फिनाइल ग्रुप। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड आपके बहुत सारे कंपाउंड्स में आपको देखने को मिल जाएगा जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़ करते हैं। एसिटिक एसिड जो कि हमारा सिरका है, लैक्टिक एसिड जो हमारी दही में मिलता है, कर्ड में मिलता है, और इसी तरह से टार्टरिक एसिड, इसी तरह से आपका विटामिन C इज एस्कॉर्बिक एसिड। सिमिलरली सो मैनी एसिड्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन नेचर दैट वी मे फाइंड। तो हमने जैसा कि अभी बोला कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दैट इज द फादर ऑफ मेनी अदर फंक्शनल ग्रुप्स। मेनी अदर फंक्शनल ग्रुप्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस COOH फंक्शनल ग्रुप। कैसे? तो हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप, इनको हम कलेक्टिवली बोलेंगे एसिड डेरिवेटिव्स। तो हमारा जो पहला फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एस्टर फंक्शनल ग्रुप, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं COOR से। सो देखिए, इस एसिड में से अगर मैंने H को हटाकर एक और R लगा दिया है तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाएगा? एस्टर फंक्शनल ग्रुप। तो कैसे इसको डेराइव करते हैं एसिड से? सो व्हेन एसिड इज रिएक्टेड विद अल्कोहल यू गेट एस्टर्स। तो एस्टर्स कई तरह के हो सकते हैं। आपका एसिड पार्ट और अल्कोहल पार्ट अगर दोनों एलिफेटिक ग्रुप से हैं तो आप उसको R लिख सकते हैं। अगर एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एरोमेटिक भी हो सकते हैं। सो दे मेक द एस्टर फंक्शनल ग्रुप। सिमिलरली अनदर एसिड डेरिवेटिव इज एसिड हैलाइड्स। जैसा कि नाम ही बता रहा है एसिड प्लस हैलाइड, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एसिड और अल्काइल हैलाइड को ट्रीट कराया है आपस में, और यहाँ से हमने क्या निकाल दिया है, HX। So it leads to the formation of acid halides। और इसी तरह से ये acid halide भी
अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़े हो सकते हैं या फिर अराइल ग्रुप के साथ जुड़े हो सकते हैं। सिमिलरली एसिड एमाइड्स, हमारे पास एसिड एमाइड्स हैं जो कि हमने कैसे डेराइव किए हैं, एसिड प्लस अमोनिया, एंड दे रिप्रेजेंट द फॉर्मूला RCONH2 दैट इज एमाइड। तो ये अमाइड अल्काइल अमाइड भी हो सकते हैं, एरोमेटिक अमाइड भी हो सकते हैं। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि कैसे पहचानेंगे आप RCONH2, दिस CONH2 is the amide functional group. Amide functional groups are really very interesting functional group because they also have many applications in our day-to-day life. So next we have is acid anhydrides. So acid anhydride, जैसा कि नाम को पढ़ के ही लिखा है anhydride, तो hydride word generally hydride is what, H minus is called as hydride, but here hydride word is taken for water. Anhydride means removal of water. जब दो एसिड मॉलिक्यूल में से वाटर को निकाल लिया जाए, जब दो एसिड मॉलिक्यूल में से वाटर को निकाल लिया जाए तो जो आपके पास बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड एनहाइड्राइड बोलेंगे. अगेन दे आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स. सो द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज ईथर. इट इज डिफरेंट देन दैट ऑफ एस्टर. ध्यान रखेंगे आप, हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं एस्टर फंक्शनल ग्रुप में और ईथर फंक्शनल ग्रुप में. याद करिए हमने अपनी पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा था. हमारे पास जो एस्टर था वो ये था RCOOR. उसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप भी था दैट इज कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, बट यहाँ पर ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप इज मिसिंग. इट इज ओनली ROR. तो आपने ध्यान से पहचानना है कि हमने एस्टर लिखा है या ईथर लिखा है. So I have a long story with this ester and ether. I'll tell you sometime later when we will advance in this course. But आपको ध्यान रखना है ये. इसी तरह से अगर मेरे पास दोनों ये जो R पार्ट हैं वो अल्काइल भी हो सकते हैं, अराइल भी हो सकते हैं. सो वापस चलते हैं ईथर्स पर, क्योंकि मुझे इसको सेपरेट करना है थायो ईथर से. तो जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि अगर मैं ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दूं तो वर्ड क्या यूज होगा, थायो. तो अब RSR विल कॉन्स्टिट्यूट थायो ईथर्स. मेरा अगला फंक्शनल ग्रुप जो है, अगेन इट इज द कैटेगरी ऑफ, इट कॉन्स्टिट्यूट द टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, इज द कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप. तो अगर ये जो मेरे पास कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, अगर मैं इसके दोनों में से एक, अगर मैं एक में अगर H ले लूं और एक, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा एल्डिहाइड. और अगर मैं दोनों ही जगह पर R ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा. तो आपने ध्यान रखना है, बट इन दोनों की बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. दोनों में ही क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है. बट ध्यान रहे, कार्बोनिल ग्रुप अगर H के साथ है तो वो एल्डिहाइड है, और अगर वो R के साथ है तो वो कीटोन है. ठीक है. तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास अमीन. This is NH2 functional group and the whole compound will be RNH2. अल्काइल वाला है, इसी तरह से एराइल वाला है. फिर हमारे पास हेलाइड्स हैं. हेलाइड्स भी दो तरह के हो सकते हैं, अल्काइल हेलाइड्स एंड एराइल हेलाइड्स. ध्यान रखिएगा आप, हेलाइड मीन्स हेलोजन के हेलोजन. दिस X represents halogen. Halogens are what? Fluoride, fluorine, chlorine, bromine और iodine, right? Okay, so before I move further, just you have to go back to my these slides. I am not repeating it so that you do not get bored. तो आपको क्या करना है, आपको ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स दोबारा से सुनने हैं जो हमने अभी अभी बोले हैं. लेकिन जब भी हम इन फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हाइड्रोकार्बन्स के साथ जब फंक्शनल ग्रुप्स लग जाते हैं तो वो उनकी प्रॉपर्टीज़ को ड्रास्टिकली चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं इथेन और इथेनॉल की, दोनों ही इथेन से दोनों के ही फॉर्मूले में C2H आएगा, है ना. सो C2C6O अगर है फॉर्मूला, दैट इज C2H5OH, है ना. दिस इज इथेनॉल. सिमिलरली मैं अगर इसमें देखूं C2H6, तो दोनों में ये C2H6 जैसा कुछ दिख रहा है, पर दोनों में बहुत ज़्यादा, दोनों की प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. यहाँ पर OH की वजह से जो इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इथेन. तो इट इज़ रियली
these functional groups are really very important and they lead to the formation of many organic compounds. और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम हज़ारों लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखते, सुनते, पढ़ते हैं और ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इन सब में से एक अगर मैं बात करूं, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. बट कभी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें एक से ज़्यादा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलते हैं. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैटेगरी को कॉन्स्टिट्यूट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. इसको मैंने यहाँ पर इसलिए डाला है ताकि आप इनको पढ़ सकें, आप इनको कोरिलेट कर सकें, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप हजारों तरह के कंपाउंड्स को आप एक एक करके याद करेंगे. आपको याद करने का यहाँ पर जो मैं ट्रिक दे रही हूँ, आपको हमेशा इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनको क्लस्टर की फॉर्म में पढ़ना है. आपको एक ग्रुप बना के पढ़ना है, जैसा कि मैं यहाँ रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को. तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन है? मैंने एक जनरल फॉर्मूला भी दिया है यहाँ पर, CH2 देन N मीन्स ये एक ज्वाइंटर है जो इन 2 COH ग्रुप को ज्वाइन करेगा. अगर N की वैल्यू 0 है तो मेरा पहला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड. देन अगर मैं इसमें एक N की वैल्यू 1 ले लूँ तो मेरे पास एक CH2 ग्रुप बचेगा, इसका नाम है मेलोनिक एसिड. सो अगर मैं यहाँ पर N की वैल्यू 2 ले लूँ तो मेरे पास 2 CH2 ग्रुप आ जाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? सक्सीनिक एसिड. इसी तरह से 3 ग्लूटारिक एसिड, इसी तरह से 4 एडिपिक एसिड. तो आप इसको एज अ स्टेप ही याद रखेंगे कि ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड एंड एडिपिक एसिड. अब आप कहेंगे कि हमें याद ही क्यों करने हैं ये? क्योंकि ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, दे आर मेनली दी they are the molecules for making polymers. आप जब आगे पढ़ेंगे तो ये जो जैसे कि एडिपिक एसिड, आपका जो पॉलीमर है नाइलॉन 6,6, उसके अंदर आपको यू विल बी यूजिंग एडिपिक एसिड. सो दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. और याद कैसे करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी ट्रिक बता दी है. इसी तरह से अब आप देखिए मेलोनिक एसिड कौन सा था? जिसमें एक CH2 ग्रुप प्रेजेंट था. अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेलोनिक एसिड को कभी कभी हम कंफ्यूज कर जाते हैं मैलिक एसिड से. तो फिर से आपको ये कैटेगरी रिलेटिव बना के चलनी है, जैसा कि मेलोनिक एसिड, मैलिक एसिड बोलने में बड़े एक से लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है. यहाँ पर हमारे पास जो CH2 एक CH2 ग्रुप था 2 COH के बीच में, तो हम इसको मेलोनिक एसिड कह रहे थे. बट यहाँ पर जो है मैलिक एसिड में क्या है हमारे पास? यहाँ पर डबल 2 कार्बन है सक्सीनिक एसिड जैसे, बट ये दोनों कार्बन किससे जुड़े हैं? डबल बॉन्ड से जुड़े हैं. तो आपको ये ध्यान रखना है, मेलोनिक एसिड वर्सेस मैलिक एसिड. और भी आपके लिए कुछ है, जैसा कि अब आप देखिए दोनों में क्या फ़र्क है मैलिक एसिड में और फ्यूमेरिक एसिड में. फिर से आपको इसका कंपैरिजन करके चलना है, अदरवाइज इट विल बी रियली वेरी डिफिकल्ट कि आप इतने सारे एसिड्स को याद कर सकें. तो अगर ये जो C डबल बॉन्ड CH है बीच में, अगर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों सिस फॉर्म में प्रेजेंट है तो आप उसको क्या कहेंगे? मैलिक एसिड कहेंगे. और अगर ये दोनों ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो आप इसको क्या कहेंगे? फ्यूमेरिक एसिड कहेंगे. तो आपको इसको ध्यान रखना है, एज अ सीरीज याद रखना है और एक दूसरे से रिलेशन बना के याद रखना है. जैसे हम अपने रिलेशंस को याद करते हैं, मान लो मुझको अपने मौसी की नंद के बेटे को याद करना है ना? तो मैं स्पेशली एक सीढ़ी बनाऊंगी, अच्छा वो मेरी मौसी है तो फिर उसका जो ननद का बेटा है वो ये XYZ बंदा है. ठीक है, तो इसी तरह से हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी जब याद करना होता है तो हमें एक दूसरे से रिलेशन बनाकर इनको याद करना है. इसी तरह से आइए ऑर्गेनिक कुछ एरोमेटिक एसिड्स की बात करें. तो अगर मेरे पास ऐसा कोई एसिड है जिसमें एक बेंजीन रिंग है, जो याद करिए हमने कहा था हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंपाउंड ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, कंपाउंड ऐसे भी बनाए जा सकते हैं. सो AR इज एराइल. अगर मैं खाली फिनाइल ग्रुप पे COH ग्रुप लगा दूं तो मेरा ये मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसको मैं बेंजोइक एसिड कहूँगी. बेंजीन प्लस दिस COH इज बेंजोइक एसिड. अब यहाँ पर भी देखिए आप 2 अगर COH प्रेजेंट हैं तो देखिए अब आप
जब आप इसको याद करेंगे, मान लो आप पॉलिएस्टर बनाना चाहेंगे, वहाँ आपको थैलेट्स चाहिए, ठीक है, तो थैलेट्स को एज अ कैटेगरी याद रखना बड़ा मुश्किल है, तो आप उसको यही याद करिए, सीडी बनाकर याद करिए। आप याद करिए बेंजोइक एसिड वो एसिड है जिसमें एक COH लगा है, जिसमें 2 लगे हैं और दोनों ऑर्थो पोजीशन पे है, 1-2 पोजीशन पे। अगर ये मेरी 1 पोजीशन है तो ये मेरी 2 पोजीशन है, देन इट इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड। और अगर ये 1-2-3 पर है, मेटा पोजीशन पर है, तो हम इसको क्या कहेंगे, आइसोथैलिक एसिड। और अगर ये 1-4 पोजीशन पर है दोनों, तो हम इसको क्या कहेंगे, टेरिथैलिक एसिड। तो आपको इस तरह से एक सीढ़ी बनाकर चलना है, क्योंकि फिर से ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बहुत सारे पॉलीमर्स के लिए मोनोमर्स की तरह यूज़ होंगे। जैसे मैंने अभी एक वर्ड बोला था पॉलिएस्टर्स, तो आप बहुत तरह के पॉलिएस्टर कपड़ा पहनते हैं, तो जो पॉलिएस्टर हैं वो दैट इज़ पॉली प्लस एस्टर, दैट इज मेनी एस्टर फंक्शनल ग्रुप। और याद करिए एस्टर फंक्शनल ग्रुप कैसे बना था, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। तो जब मुझे पॉलीमर बनाने हैं तो मुझे ये बाई फंक्शनल टाइप के मोनोमर्स को लेना पड़ेगा। तो वहाँ आपको जब आप पॉलीमर्स याद करेंगे तो आपको इनकी बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी। तो याद कैसे करना है, बेंजोइक एसिड, थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड एंड टेरिथैलिक एसिड, एक ग्रुप की फॉर्म में आपको इनको याद करना है। देन नेक्स्ट इज जो कॉन्सेप्ट हम शुरू में हमें सीख लेने चाहिए, जो जिनको हम बार बार यूज़ करेंगे आगे चल के, जब हम जैसे जैसे हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एडवांस करते जाएंगे। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हम ये वर्ड बहुत बार यूज़ करने वाले हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह से हम जब कार्बोकेटायंस पढ़ेंगे इंटरमीडिएट्स, तब भी हम प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, टर्शरी कार्बोकेटायन, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो क्या है ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? अगर हमारे मॉलिक्यूल में कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ लगा कार्बन, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप उसके साथ लगा कार्बन अगर सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। और इसी तरह से जैसा कि मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, मान लो मेरे पास ये क्लोराइड लगा है यहाँ पे, तो इसका नाम क्या होगा, तो ये एज अ कैटेगरी, अभी इसका तो कोई नाम हो नहीं सकता क्योंकि आर तो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कितनी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन है, तो इसका नाम, इसको हम एक कैटेगरी बनाएंगे, तो वो कैटेगरी क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि Cl मेरा फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ जुड़ा एक C जो कि फर्दर सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहा है। सिमिलरली अगर एक फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। सॉरी इसको हम सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप कहेंगे। और जैसा कि इस मॉलिक्यूल में मैंने क्लोरीन लगा दिया तो इसका नाम क्या हो गया, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया। इसी तरह से अगर फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ी हो, तो उसको हम टर्शरी अल्काइल ग्रुप बोलेंगे। और जैसा कि हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो मेरा फंक्शनल ग्रुप है वो मेरे 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसको हमने क्या कहा है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का, इसको पहचानने आना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा सा झोल है जब हम अल्काइल ग्रुप से जब हम अमीन्स की तरफ चले जाते हैं, तो यही प्राइमरी सेकेंडरी जो है थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जैसे कि जब मैंने बात की अमीन्स, तो याद करिए अमीन्स क्या हैं, अमीन्स आर बेसिकली द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, अमीन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। सो अमोनिया जस्ट याद करिए अमोनिया का कैसा शक्ल है, अमोनिया इज दिस, है ना। तो अगर मैं एक H हटाकर उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, R ग्रुप लगा दिया, तो मेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक कैटेगरी बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अमीन्स बोलते हैं। हमने पहले भी पढ़ा फंक्शनल ग्रुप्स में। तो अगर RNH2 इंटैक्ट है, मतलब N के साथ अगर एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, वहां पर बहुत अलग कहानी थी, ठीक है, वहां हम कार्बन को देख रहे थे ना। और लेकिन अमीन में आपको ध्यान रखना है कि अगर N सिर्फ N खुद
मतलब NH2 जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है वो उसको कार्बन से नहीं जोड़ना है, ध्यान रखिए। फिर से बोल रही हूँ, जो NH2 हमने जो पीछे एक फॉर्मूला लगाया था कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन, यहाँ वो नहीं लगना है। नाइट्रोजन अगर एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ी है तो वो प्राइमरी अमीन है, अगर नाइट्रोजन दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ी है तो सेकेंडरी अमीन है, और अगर नाइट्रोजन खुद 3 से जुड़ी है देन इट इज टर्शरी अमीन। एक और तरह के भी आप कंपाउंड्स पाएंगे, क्योंकि इस अमीन में नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये के सो इट गेव यू दिस काइंड ऑफ कंपाउंड, दिस nitrogen, because it has given there its lone pair of electrons to hydrogen, so it will be called as quaternary ammonium. Okay, just like ammonia to ammonium, here it is going to be quaternary ammonium. So if you have say chloride with it, so it is going to be quaternary ammonium chloride. It will be having quaternary ammonium hydroxide if you have OH minus. Okay, so you have to take care of primary, secondary, tertiary and quaternary ammonium compounds. So these all are the important things that you must know before you proceed with the organic chemistry, and you must understand using these when we are using all these terms, when we will be advancing further. So with this I think I must finish off today's lecture, and in the next lecture we will be doing some more concepts that are really required before proceeding to the organic reactions. So till then, stay tuned for the next lecture. Thank you.